देवेंद्र फडणवीस ये बम्बई में हड़कंप क्यों मचाते हैं, ये आर्टिफिशियल और झूठा हड़कंप क्यों मचाते हैं, इसका कुछ रीज़न है। लेकिन नागपुर में उनकी जो आपराधिक पार्श्वभूमि है, ये आपराधिक पार्श्वभूमि और उन्होंने किए हुए कांड ये जनता के सामने ना आए, बम्बई के लोगों के सामने ना आए, राज्य के लोगों के सामने ना आए, ये उनका इसके पीछे हेतु है। जैसे उसमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ कि सन 2016 में देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में नेशनल हाईवे वर्धा रोड पर जो 300 करोड़ के आसपास की करीब 6 एकड़ खेती है, ये खेती उनको चाहिए थी किसी भी हालत में वहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करने के लिए। तो इन्होंने अपने पीए को उस खेती के संबंधित जो है आर्किटेक्ट निमगड़े इनके घर भेजा था। वो आर्किटेक्ट निमगड़े ने इनको खेती नहीं दी, तो इन्होंने इनका नज़दीकी इंसान जो है, जो गुंडा है नागपुर के बगल के कामठी क्षेत्र का, तो वो डॉन को, रंजीत सफेल को वो मालिक को मारने के लिए कहा। ये इस प्रकार का षड्यंत्र इसमें हुआ होगा। तो उसमें रंजीत सफेलकर ने एक महीना भर रेकी करके और आजमगढ़ से शूटर्स बुला के ये आर्किटेक्ट निमगढ़े को गोली डालकर इनकी हत्या कर दी गई। देवेंद्र के कार्यकाल में आरोपी पकड़े नहीं गए। सीबीआई ने भी ये मामला सीबीआई का हैंडओवर हुआ। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। उसमें देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, कुमार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया या नहीं किया, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया के सामने आके बतानी चाहिए थी। और ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद में अभी जब गए हफ्ते में हमने किसी दूसरे मामले के बारे में नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके ऊपर में नागपुर के पुलिस आयुक्त साहब इन्होंने आश्वासन दिया कि गए 10 साल में अनडिटेक्टेड मर्डर्स है वो सारी फाइलें हम खोलेंगे और उन्हें डिटेक्ट करेंगे। तो उस सीरीज़ में ये पहला मर्डर डिटेक्ट हुआ जिसमें देवेंद्र फडणवीस के काफ़ी नज़दीकी आदमी आर्किटेक्ट निमगड़े को मारने वाला निकला, उसकी पूरी टीम निकली उसमें। तो इसके लिए हम नागपुर पुलिस को सैल्यूट करते हैं और ये दिखाते हैं कि पुलिस जो है वो किसी की कुत्ता नहीं है और देवेंद्र के कहने के हिसाब से किसी पुलिस का मुँह काला नहीं हुआ है। दूसरी बात ऐसी है कि सन 2014 के दरमियान देवेंद्र फडणवीस के टोली ने बम्बई से एक लड़की को हीरोइन बनाने का झांसा देकर, उसका पिक्चर बनाने का झांसा देकर उसे नागपुर लेकर आए, उसका साल भर शारीरिक शोषण किया और उसका पिक्चर नहीं बनाया। तो वो लड़की ने उनके खिलाफ में 376 की शिकायत करने की धमकी दी। तो उन्होंने मेरे नाम से झूठी शिकायत, इनके टोली के सदस्यों ने मेरे नाम की झूठी शिकायत डाली थी कि वो लड़की को मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ। उसके बाद में वो लड़की का मर्डर हुआ और उन्होंने वो लड़की की डेड बॉडी एक पोते में डाल के उसका मुँह बांधकर एक गटर में डाल दी और पुलिस ने इनके दबाव में वो डेड बॉडी वहाँ से उठाकर डिस्ट्रॉय कर डाली, पुलिस के रिकॉर्ड पे एक अल्फाज भी न लिखते हुए। तो ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में देवेंद्र के कार्यकाल में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, ना वो डेड बॉडी का पता चला। जब मैंने इस मामले को न्यायालय और हर जगह में मैंने बढ़ाया तो इन्होंने दूसरी डेड बॉडी अरेंज की और उसके ऊपर में फर्जी एफआईआर रजिस्टर किया और अज्ञात आरोपी के खिलाफ रजिस्टर किया और उसमें भी सन 2016 में इन्होंने फाइनल नागपुर के कोर्ट में भेज दिया। तीसरी बात ऐसी है कि सर 1991 से लेकर 2001 तक नागपुर में तेलगी समान फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ। वो घोटाले के जो लोग थे वो सारे देवेंद्र फडणवीस के सूत्रधार थे। करीब 4000 से 5000 करोड़ का ये स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ। तो ये घोटाले की जो आई हुई रकम है या पैसे हैं, इसमें से जो भी पैसे मिले हैं ये देवेंद्र फडणवीस का जो साथीदार है मुन्ना यादव, जो माजी अध्यक्ष है महाराष्ट्र कामगार महामंडल के, जो देवेंद्र फडणवीस ने उनको बनाया था, इनके राजकारण पे खर्चे हुए, इन्होंने अपने मौज मजा पे भी खर्चे किए पैसे, तो इनके ऊपर में सारी दुनिया चली। इसकी शिकायत जब मैंने सन 2001 से लेकर 2006 तक सारे इन्वेस्टिगेशन करके मैंने पुलिस को की, तो इन्होंने मेरे खिलाफ में ही फर्जी गुना में मुझे फंसाने की कोशिश की। लेकिन वो गुना के इन्वेस्टिगेशन में इनका फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाला उजागर हुआ, जिसके ऊपर में कार्रवाई करने के और इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश नागपुर के न्यायालय ने दिए हैं। लेकिन पुलिस देवेंद्र के दहशत में अभी भी इतनी है कि पुलिस ने उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण पुलिस के खिलाफ में कोर्ट अवमानना का नोटिस निकला, जिसके ऊपर में पुलिस ने हाजिर होकर कोर्ट में माफ़ी मांगी है। ये सारे प्रकार लोगों के सामने ना आए, देवेंद्र की आपराधिक पार्श्वभूमि लोगों को पता ना चले, इसलिए देवेंद्र फडणवीस किसी भी छोटे छोटे इशू को लेकर बम्बई में, विधानसभा में, हर जगह पे वो आवाज़ ज़बरदस्ती बढ़ाते हैं। जिस मामले को महत्व नहीं होता है, इस मामले को भी वो तूल देने की कोशिश करते हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके और झूठे तरीके से वो अपनी प्रतिमा को स्वच्छ बताते हैं। हमारा आपके माध्यम से देवेंद्र फडणवीस को आह्वान है कि उन्होंने स्वयं अपनी स्वच्छ प्रतिमा सिद्ध करने के लिए स्वयं अर्जी करके स्वयं खुदकुशी से उन्होंने नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग ये टेस्ट स्टेट पुलिस को दे और अपना स्वच्छ प्रतिमा सिद्ध करे ताकि जनता को भी उनकी बातों के ऊपर यकीन हो।
ये पार्श्वभूमि जो है ये आपको नागपुर के न्यायालयों के कागजों पर मिल जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताया है। और ये सारी ये चीज़ें छुपाने के लिए ही वो बार बार 3 महीने में सरकार गिर रही है, 2 महीने में सरकार गिर रही है, हम सरकार गिराने वाले हैं, हम जल्दी ही सरकार में आने वाले हैं। ये हरकतें वो महाराष्ट्र के पुलिस को दबाने के लिए करते हैं, ताकि पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई न करे, पुलिस ऑफिसर डरे रहे, ताकि ये सोच के कि ये 2 महीने के बाद में सरकार में आएगा तो ये हमारा बदला लेगा, ऐसी डर में वो हमेशा डालते रहते हैं और इस तरीके से वो राजकीय अस्थिरता महाराष्ट्र में पैदा करते हैं। और ये एक प्रकार का राजद्रोह है, ये आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और हम राज्य शासन के पास में भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ताकि राज्य शासन इसके ऊपर में उचित कार्रवाई करे। तो राजकीय विश्लेषक के नाते तो मैं कुछ नहीं सोच सकता कि मैं राजकीय विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन अनिल देशमुख साहब ये बहुत ही सादे हैं, ये भी नागपुर से है, देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से है। अब किसी इंसान का सादा होना, इसका गलत फायदा ये देवेंद्र फडणवीस उठाता है, ये अनिल देशमुख साहब की तो कमजोरी है नहीं। किसी आदमी का अच्छा होना ये राज्य के हित में बेहतर होता है, वो व्यक्ति राज्य के हर लोगों के बारे में उतना ही अच्छे से सोच सकता है। अगर देवेंद्र फडणवीस आपराधिक पार्श्वभूमि के हैं तो राज्य के हर इंसान को आपराधिक पार्श्वभूमि के देखेंगे। अनिल देशमुख अच्छे स्वभाव के तो सारे लोगों को अच्छे स्वभाव से देखेंगे। अब हो सकता है अगर अनिल देशमुख साहब देवेंद्र फडणवीस से इस तरीके से परेशान होकर अगर कुछ कदम उठाए तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, ये मेरी सोच है। इनका जो मेन कार्यकर्ता जो है मुन्ना यादव, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने उनके सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र कामगार महामंडल का अध्यक्ष बनाया था, ये अनेक अपराधों में वो जब उनकी सरकार थी तभी फरार था, कई महीनों गिनती ये मिला नहीं, उसके खिलाफ में तो उस वक्त में 226, 307 ऐसे प्रकार के कुछ आरोप थे, उसमें भी वो मिला नहीं। अभी ये किसी एक लड़की को डराने धमकाने के चक्कर में इसके खिलाफ में एट्रोसिटी का और बाकी के एफआईआर रजिस्टर्ड है, उसमें ये फरारी अभी भी पुलिस को मिल नहीं रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस इस प्रकार से अपने राजकीय बल का इस्तेमाल आप उनके टोली के अपराधियों को बचाने के लिए करते हैं। ये मुन्ना यादव के बारे में उस वक्त के विरोधी पक्ष नेता विखे पाटिल साहब ने बोला था कि मुन्ना यादव को ढूंढना तो काफ़ी आसान है, देवेंद्र फडणवीस का फोन खंगा लिया, उसमें मुन्ना यादव को पता चलेगा। इस प्रकार की देवेंद्र फडणवीस की खराब प्रतिमा है।